डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी फ्रॉम करियर काउंसल्स इंडिया। करियर एज अ पायलट की हम लोगों ने बात लास्ट टाइम अपने वीडियो में शुरू करी थी और जिसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें पायलट कितने टाइप्स के होते हैं और पायलट लाइसेंस कौन कौन से होते हैं, पायलट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या स्किल्स चाहिए पायलट बनने के लिए, क्या इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बेस्ट हैं पायलट बनने के लिए। ये सब ऑलरेडी मैं पार्ट वन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पार्ट टू में मैं आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि कमर्शियल पायलट कौन होते हैं, कमर्शियल पायलट आप कैसे बन सकते हैं, अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में आपको आफ्टर 12th एज अ पायलट ज्वाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में आप ग्रेजुएशन के बाद एज अ पायलट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हमारे ऑडियो विजुअल मोड के साथ शुरू करते हैं। मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करती हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए सुनने के लिए। जब बात कर रही हूँ कि कमर्शियल पायलट, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि कमर्शियल पायलट होते क्या हैं, कौन होते हैं। तो बेसिकली वो लोग जो कि एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, यानी कि पैसेंजर्स का या कार्गो का एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो कमर्शियल पायलट होते हैं। इन लोगों को कमर्शियल पायलट का जो सर्टिफिकेट है सिर्फ एक अथॉरिटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ही मिल सकता है, यानी डीजीसीए से ही इनको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि कमर्शियल पायलट हो सकते हैं। और अगर ये उनको सर्टिफिकेट मिलता है तभी वो एक लाइसेंस्ड होल्डर कमर्शियल पायलट्स होते हैं, अदरवाइज वो प्राइवेट पायलट या स्टूडेंट पायलट होके रह सकते हैं। कमर्शियल पायलट इतना क्योंकि क्यों इतना डिफिकल्टी है लाइसेंस लेने में, वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। हजारों जिंदगियों को लेके आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत फास्ट रहें अपने उड़ान में, और बहुत सेफ तरीके से आपको ये पूरी यात्रा को लेके जाना पड़ता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कहते हैं कमर्शियल पायलट के लिए जो एक स्किल या एक जो वैल्यू होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ, और ये कि ये समझ कि कितने सारे लोग उनके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये समझ उनके ऊपर होना, उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे पायदान जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, पैरामीटर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब कहीं आपको ये सर्टिफिकेट देती है जो इंडियन अथॉरिटी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तब समझते हैं कि आप एक कमर्शियल पायलट हो सकते हैं। तो कमर्शियल पायलट बनना इसीलिए कहूंगी इट्स नॉट एन इजी थिंग। इसमें डेफिनेटली बहुत सारा पैसा भी लगता है और ये एक वेरी डिफिकल्ट जॉब भी है, बट जिन लोगों को थ्रिल मिलता है उड़ान भरने में, जिन लोगों को थ्रिल मिलता है कुछ नया और कुछ अच्छा लाइक चैलेंजिंग एवरीडे करने के लिए, और जो जिनके पर्सनालिटी में है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, एनालिटिकल हैं, डेफिनेटली कमर्शियल पायलट उनके लिए एक करियर ऑप्शन बहुत बेहतरीन हो सकता है। क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले अगर हम ये समझें तो रिक्वायरमेंट सब 12th के बाद, क्योंकि ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस का जो सबसे पहला लाइसेंस है वो आफ्टर 12th हमें मिलता है, तो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे जाएंगे, यानी साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर द कंपलसरी सब्जेक्ट। किसी वजह से अगर आपने अपनी हायर सेकेंडरी में फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड आईओएस से भी ये दोनों सब्जेक्ट्स आगे पढ़कर पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आपको पायलट ट्रेनिंग कोर्स करने की परमिशन मिल जाती है फ्लाइंग क्लब से। नॉट एज अ कमर्शियल पायलट, बट आप पायलट हो सकते हैं, आप स्टूडेंट पायलट या प्राइवेट पायलट आप ये हो सकते हैं अगर आपने पीसीएम क्लास 12th में नहीं पढ़ा है तो आप नेशनल ओपन स्कूलिंग से ये सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें कि आपको रिटन टेस्ट देना रहेगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा और फिर एक इंटरव्यू होगा। देन मिनिमम ऑफ 50% आपको क्लास 12th में चाहिए एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। और जो मिनिमम एज है पायलट लाइसेंस लेने की, यानी कि अगर आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना है तो 16 ईयर्स होना है, अगर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना है तो 17 ईयर्स होना है, और अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना है तो आपको 18 ईयर्स ऑफ एज होना ही चाहिए।
एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो जैसे कि बात करा कि कम से कम स्टूडेंट को कैंडिडेट को 16 इयर्स का होना चाहिए, तभी उसके बाद ही यानी कि विच मींस कि क्लास 10 कंपलसरी उनको करनी होगी फॉर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए ओरल टेस्ट लिया जाता है, और या तो ये चीफ इंस्ट्रक्टर किसी भी स्कूल एविएशन स्कूल के ले सकते हैं, या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ ओरल टेस्ट कर सकता है। देन इस लाइसेंस से आपको परमिशन मिलती है कि आप फ्लाई कर सकते हो, सोलो सोलो फ्लाई आप कर सकते हो, टेक ऑफ आप कर सकते हो, आप छोटे छोटे ग्लाइडर्स या स्मॉल प्लेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जरूरी है अगर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए तो अगर आपके पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस रहता है तो ये एक आपके लिए बेनिफिट रहता है। इसके बाद आप एक किसी फ्लाइंग स्कूल में तो डेफिनेटली एनरोल करेंगे ही, साथ ही साथ आपको बीएससी एविएशन में भी पढ़ना रहेगा। और प्रोसीजर जो एग्जाम का या रहता है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि जनरली जनरल इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और रीजनिंग 10+2 स्टैंडर्ड की पूछी जाती है। बाद में आपको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट देना रहता है, जिसमें कि आप एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट और इंजन नॉलेज से रिलेटेड स्टडी करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू और डीसीजीए एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेते हैं, जिसके बाद आप अगर आप वो सब क्लियर कर लेते हैं, आप सारे रिटन एग्जाम, पायलट एग्जाम, फिर ये पर्सनल इंटरव्यू, ये सब आप अगर क्लियर कर लेते हैं, साथ में मेडिकल एग्जाम भी क्लियर करते हैं, तब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उड़ान भरने के लिए बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये तो बात हुई कमर्शियल पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की। अब हम देखते हैं कि अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है तो क्या तरीके हो सकते हैं। या तो हम क्लास 12 के बाद जा सकते हैं, और या हम ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। तो क्लास 12 के बाद जाने के लिए सबसे पहले आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्लास 12 के बाद अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए कि आपको अपनी कंट्री को सर्व करना है, तभी आप इंडियन एयरफोर्स में जाएं। सिर्फ इसलिए कि पर्क्स अच्छे हैं, या बहुत पैसा है, या रिस्पेक्ट है, या एक यूनिफॉर्म है, सिर्फ इस सोच के साथ आप ना जाएं। अगर आप पैशनेट है कि आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में रह के, तब आप इस लाइक एयरफोर्स के लिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए राइट कैंडिडेट होंगे। एनडीए इज द ओनली एंट्री। जब अगर आपको इस एसटीएम इंस्टीट्यूशन में जाना है तो आप क्लास 12 के बाद एनडीए का एग्जाम देंगे। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का आप एग्जाम देंगे, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। मिनिमम जो एज है दैट इज 16.5, एंड मिनिमम मैक्सिमम एज इज 19 ईयर्स, यानी 16.5 साल से, यानी 2 साल का 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। आपको क्लास 10+2 में फिजिक्स मैथमेटिक्स स्ट्रांगली पढ़नी पड़ेगी, पीसीएम होना कंपलसरी है, फिजिक्स मैथमेटिक्स बिल्कुल कंपलसरी है। देन एनडीए की एंट्री के लिए हमको क्या करना रहेगा। अगर आप एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं जो कि यूपीएससी कराता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि तीनों ब्रांचेस में, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से आपको किस ब्रांच में जाना है। एयरफोर्स में अगर आपको जाना है, आर्मी के भी अपने एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, नेवी के भी अपने एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, और एयरफोर्स के भी अपने एयरक्राफ्ट्स रहते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि आप एज अ पायलट किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। फिर एग्जाम पैटर्न, डेफिनेटली इट इज अ रिटन एग्जाम। एनडीए का एग्जाम जो है वो रिटन होता है, 5 घंटे का ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि 2 एग्जाम्स में वो पूछते हैं, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। जीएटी इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथमेटिक्स का एग्जाम 2.5 घंटे का, जीएटी का एग्जाम 2.5 घंटे का, और मैथमेटिक्स में जो है 300 मार्क्स का होता है, और जीएटी जो है 600 मार्क्स का होता है। हर जीएटी एग्जाम जो रहता है उसमें हर क्वेश्चन का मार्क 4 होता है। आई मीन टफ, वेरी टफ एग्जाम्स, नो डाउट अबाउट इट। एसएसबी इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अगर जो रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें एनडीए का रिटन टेस्ट देने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
एसएसबी में जो इंटरव्यू होता है वो जनरली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क दिए जाते हैं कुछ, जहां जो उनको ग्रुप में दिए जाते हैं, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस होती है। तो यानी पहले तो बहुत टफ रिटेन एग्जाम क्लियर करें। वो रिटेन एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है इंटरव्यू, जो कि 4 कंपोनेंट्स लिए अपने अंदर, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, टास्क, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, ये सब आपको क्लियर करना रहता है। अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हैं, यानी आप रिटन भी क्लियर कर लेते हैं, आप एसएसबी भी क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एनडीए खड़कवासला में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, विच इज देयर इन पुणे। सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद आप कमीशन हो जाते हैं एज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर एंड पोस्टेड एज अ पायलट एट वन ऑफ द एयरफोर्स स्टेशन। फिर ही आप एक पायलट के तौर पे किसी भी एयरफोर्स स्टेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट टू एज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर, यानी आपके पास यूनिफॉर्म आ जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि अगर हम एनडीए के बाद नहीं, एनडीए हम नहीं क्लियर कर पाए, 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, चलिए इट्स ओके, बट फिर भी आपके अंदर जुनून है कि आपको पायलट तो बनना ही है, इंडियन एयरफोर्स को तो ज्वाइन करना ही है, तो आपके पास दूसरा रास्ता खुल जाता है ग्रेजुएशन के बाद। क्या तरीके हैं? कुछ ज्यादा तरीके हैं यहाँ पर, चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो सीडीएसई एंट्री होती है। सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ग्रेजुएशन के बाद जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्सेस को, वो सीडीएसई के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में भेजे जाते हैं, जहां पे कि उनको प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। फिर पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग द कमीशन्ड ऑफिसर्स आर असाइंड देयर फ्लाइंग यूनिट्स, यानी उसके बाद जो कमीशन ऑफिसर्स तैयार हो जाते हैं, उनको उनकी फ्लाइंग यूनिट्स के पास भेज दिया जाता है, जहां से कि वो फ्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी बात ग्रेजुएशन के बाद सीडीएसई के द्वारा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा? तो आपको 3 इयर्स का कोर्स करना रहेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एट 10+2, यानी 10+2 में फिजिक्स मैथमेटिक्स होना तो कंपल्सरी है ही। बी और बीटेक का आप कोर्स करने के बाद भी यहाँ पर जा सकते हैं, और इंडियन पासपोर्ट होना आपके लिए, आपके पास जरूरी है, तभी आप सीडीएस में एंट्री ले सकते हैं। मिनिमम एज टू अप्लाई इज 19 years to 23 years, और कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप एप्लीकेशन भर रहे होते हैं एनडी या सीडीएसई की, तभी आपको अपनी ये प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि आप किस विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। तब आपको वहां बताना रहेगा कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तभी आपको एयरफोर्स के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी या प्रायोरिटी दी जाएगी। देन सीडीएस का जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले तो एक रिटन एग्जामिनेशन होता है विच इज ऑफ 6 आवर, इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। मार्किंग स्कीम जनरली ये है कि इंग्लिश में 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच, और जीके में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच। एलिमेंट्री मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच। ये तीनों आपको करने रहते हैं क्लियर। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, जो भी इनका कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और अगेन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो ये इंटरव्यू प्रोसेस है, उसमें फिर से मतलब वही तरीका होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, देन पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो सेम जैसे एनडीए में एसएसबी का तरीका था, सेम ही तरीका फिर यहाँ पर भी आपको मिलता है। सेकंड, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं बट एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, आप किसी वजह से दोनों ही एनडीए में नहीं जा पाए, किसी भी कारण से सीडीएस भी आप नहीं कर पाए, जो कि परमानेंट कमीशन देता है आपको, तो आपके पास और जो मिलता है, बट अपॉर्चुनिटी मिलती है एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, बट नॉट एज अ परमानेंट कमीशन बट एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी 14 ईयर्स के लिए। वो एंट्री है एफकेट एंट्री, यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये जो एफकेट का टेस्ट रहता है, ये जनरली इंडियन एयरफोर्स ही कंडक्ट कराती है, और इसमें जनरली नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव टेस्ट रहता है ये भी, और साल में 2 बार ये टेस्ट हो सकता है।
और इसके द्वारा जो है एप्लीकेंट्स को जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके पास एयरफोर्स में, उसके लिए चुना जाता है, जिसमें कि फ्लाइंग ब्रांच भी होती है। यानी फ्लाइंग के लिए भी इस एफकेट के एग्जाम्स के बाद या कंपटीशन के बाद कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। बट ये लोग सिर्फ 14 इयर्स के लिए ही इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं। और जब ये एग्जाम देके, एफकेट का एग्जाम देके कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, तो उनको 74 वीक्स की ट्रेनिंग कोर्स के लिए इन एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है। तो ये इनका एक तरीका रहता है, विच इज ढूंढीगल एक जगह है जहाँ पे कि ये ट्रेनिंग दी जाती है एफकेट की एंट्रेंस को। नाउ नेक्स्ट इज कि इसकी डिटेल्स क्या होती है। सबसे पहले इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के, वर्बल एबिलिटी के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, रीजनिंग के, और वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एप्टीट्यूड के। ये सारी चीजों का आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना रहता है, और ये टेस्ट 2 घंटे का होता है, और इसके लिए 120 मिनट्स जनरली आपको मतलब जनरली 120 मिनट्स में अगर देखें तो 120 मिनट्स का रहता है। मार्किंग स्कीम में अगर राइट आंसर जितने भी आप देंगे, आपको 3 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। शॉर्ट एसएसबी का इंटरव्यू हर जगह कंपलसरी है, चाहे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाएं, चाहे आप परमानेंट कमीशन में जाएं। तो यहाँ शॉर्ट लिस्टेड जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो इनवाइट किए जाते हैं बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और उनका इंटरव्यू फिर से वैसे ही रहता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है बिकॉज ये 14 ईयर्स की सर्विसेज है, बट अगेन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगर आपको एफकेट में जाना है तो यू शुड बी अ ग्रेजुएट, 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, 10+2 में पीसीएम होना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है इनफैक्ट। बीटेक के कोर्स के बाद अगर 4 इयर्स का कोर्स है उसके बाद भी आप इसमें जा सकते हैं, 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड बी पार्ट ऑफ दिस एस्टीम इंस्टीट्यूशन। एज क्राइटेरिया 19 साल से लेके 23 साल तक का है, 19 ईयर्स टू 23 ईयर्स। और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो जो कि आपको इशू किया गया है डीजीसीए से, तो आप 25 ईयर्स तक का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड एट द टाइम जब आप यहाँ इसके लिए अप्लाई करें, एट दैट टाइम यू शुड बी अनमैरिड और सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्राइटेरिया एफकेट का। सेकेंड जो तरीके से आप थर्ड जिस तरीके से आप जा सकते हैं, दैट इज थ्रू एनसीसी। एनसीसी की एंट्री भी होती है एयरफोर्स में। तो अगर आप अपने स्कूल में एनसीसी सोसाइटी के मेंबर रहे हैं, और अगर आपने एयर विंग में के सीनियर डिवीजन में सर्टिफिकेट सी होल्ड किया है, तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करने के लिए। ये भी डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा ही हुआ जाता है, और इसमें जो आपका जो एनसीसी के एयर स्क्वाड्रन्स होते हैं, आप उनकी तरीके से वर्क करते हैं। आई मीन यू आर नोन एज एनसीसी एयर स्क्वाड्रन्स। और जो कैंडिडेट को सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन वो सी सर्टिफिकेट या तो ए ग्रेड में होना चाहिए या तो बी ग्रेड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी ऑलरेडी आपने एनसीसी में ये सब कर चुके हैं आप, विच इज अगेन अ डिफिकल्ट थिंग, पर अगर आप ये फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन कर चुके हैं और आप जो है एनसीसी एयर स्क्वाड्रन रह चुके हैं, तो आपके लिए स्पेशल एनसीसी की एंट्री ओपनिंग मिलती है एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। फिर आपको वो जो एग्जाम है सीडीएस का वो नहीं देना पड़ता है, आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनसीसी एंट्री, एक ये चीज है। देन अनमैरिड होना है, इंडियन सिटीजन होना है, 19 ईयर्स से 23 तक की आपकी एज होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 3 इयर्स का कोर्स करा हुआ आपने विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट क्लास 12th। देन आप बीटेक 4 इयर्स का कोर्स करके भी इस एनसीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, अगर आप सारी जो भी उनके पैरामीटर्स हैं अगर आप वो पूरे करते हैं, तो आप एनसीसी के द्वारा भी एयरफोर्स में जा सकते हैं। क्या एंट्रेंस प्रोसीजर रहेगा? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ऑलरेडी एनसीसी सर्व कर रहे हैं एज अ सर्टिफिकेट सी होल्डर हैं या ग्रेड ए या ग्रेड बी के साथ, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको सीधा एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा।
एसएसबी का जो इंटरव्यू है फॉर एनसीसी पीपल 2 तरीके से होता है। स्टेज 1 ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट एंड अ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। और स्टेज 2 पे अगर आप स्टेज क्लियर कर लेते हैं 1, तो आप क्वालिफाई होते हैं स्टेज 2 के लिए, जिसमें कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू फॉलो करते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एनसीसी के बाद आप डायरेक्ट आ तो रहे हैं, लेकिन आपको 2 स्टेजेस का एसएसबी देना पड़ेगा। स्टेज 1 ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तो स्टेज 2 पे जाएंगे, जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको बैठ के कुछ टेस्ट और ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यूज देने रहेंगे। तो ये तो तरीके हुए कि आप कैसे पायलट बन सकते हैं। आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इंडियन एयरफोर्सेस या इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। आप एज अ कमर्शियल पायलट भी आप पायलट के तौर पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज अब अगर आपको शौकिया काम करना है तो आप शौकिया फ्लाई करना है तो आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। क्या आई मीन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग पायलट एज अ करियर, आज भी ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बेनिफिट्स हैं वो अपने आप में ही ये बताते हैं कि दिस अगर आप बात ही करें कि हम पायलट हैं, तो वो एक जो थ्रिल और एक्साइटमेंट है वो एक अलग ही टाइप का होता है। तो एक तो सबसे पहले कि अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हाइल यू आर फ्लाइंग एंड बहुत ऊंचाइयों पे आपको उड़ना है, स्काई दिखता है, न्यू न्यू प्लेसेस दिखती हैं, बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस है। फीलिंग ऑफ फ्रीडम है, एडवेंचर है। तो अगर आप इतने एडवेंचरस हैं, आपको थ्रिल्स एक्साइटमेंट ये सब पसंद है, तो आपको डेफिनेटली पायलट में बहुत मजा आने वाला है। ग्लोबल ट्रैवलिंग तो आप करते ही हैं। अगर आप कमर्शियल पायलट हैं तो आप ग्लोबल ट्रैवल करते ही हैं, डिफरेंट पार्ट्स में आपको जाना रहता है, या डिफरेंट कल्चर्स को आप समझते हैं, नए लोगों के साथ आप मिलते हैं और नए नए लैंडस्केप्स भी आप देखते हैं। सैलरी बहुत हैंडसम होती है अगर आप कमर्शियल पायलट हैं तो, और अगर आप इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो पर्क्स बहुत हैंडसम होते हैं। तो सैलरी के तो बात करना इज लाइक कि इट इज क्वाइट हैंडसम। पर्सनल डेवलपमेंट आपका बहुत है, क्योंकि जब आप पायलट बनते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन, अटेंशन कैसे देना है, ये सब सिखाया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑलरेडी आपके पास वैल्यू, ऑलरेडी आपके पास बहुत एक ये होती है, उस पर एडेड एडवांटेज हो जाता है। देन पूरा इट इज नॉट समथिंग कि आपने एक बार डिग्री ले ली तो काम खत्म। आप पूरा टाइम एजुकेशन के प्रोसेस में रहते हैं। कुछ आपके ट्रेनिंग्स, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस आपके चलते ही रहते हैं, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग टैलेंट्स, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ये सब ब्रशअप होती रहती हैं टाइम टाइम अगेन एंड अगेन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस में भी आप पायलट का जो करियर है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में आप एंट्री लेवल पे जॉब तो में तो घुसते ही हैं जब आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जैसे कि कैप्टन या इंस्ट्रक्टर तौर पे आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन उनके लिए बहुत है जिन्हें डिसिप्लिन पसंद है, जिन्हें एक्साइटमेंट पसंद है, जिसे थ्रिल पसंद है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास बहुत स्ट्रांग है, वो उन लोगों को इस जॉब में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये फीलिंग की लाइक वी आर कैरिंग सो मेनी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो जो सेंस ऑफ कहना चाहिए अचीवमेंट है, ये वाला भी कंट्रीब्यूट करता है जॉब सेटिस्फेक्शन के रोल को। तो जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है जब आपके पैसेंजर्स के चेहरे पे स्माइल होती है और थैंक यू होती है आपके लिए, व्हेन यू आर लाइक उनको सेफली आप वन प्लेस से अनदर ला रहे हैं। तो और आर्म फोर्सेस के तो अब जितना भी उनकी सर्विसेज को थैंक यू हम लोग कर सके उतना कम पड़ता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल डेफिनेटली एक अलग पैरामीटर पे है। नेटवर्किंग और कनेक्शंस बहुत अच्छे बना पाते हैं, बिकॉज एक तो एविएशन इंडस्ट्री के चाहे कमर्शियल पायलट हैं चाहे हमारी आर्म फोर्सेस के हैं, दे हैव टू कनेक्ट विद वेरियस पीपल, अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ उन लोगों की नेटवर्किंग रहती है, अलग अलग लोगों के साथ उनके कनेक्शन बनते हैं। तो नेटवर्किंग और कनेक्शन तो ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। देन वेरिएड करियर पाथ्स, क्योंकि जो पायलट्स हैं वो जो भी एविएशन इंडस्ट्री को सर्व करते हैं वो कमर्शियल एयरलाइंस में भी वर्क कर सकते हैं, बिजनेस पायलट भी हो सकते हैं, मिलिट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एरियल सर्विंग को कर सकते हैं, फायर फाइटर को कर सकते हैं, और बिकम फ्लाइंग टीचर और एग्जामिनर भी बन सकते हैं।
कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि कभी भी इंडस्ट्री इतनी डायनामिक है, इतनी वर्सेटाइल है कि वहां पे आपको एवरी डे अप टू डेटेड रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रहेंगे यू विल बी आउट ऑफ द रेस। सो आपको करंट टेक्नोलॉजी, करंट नॉलेज, करंट सब कुछ, करंट जो भी अपडेशन हो रहे हैं, चाहे टेक्निकल चाहे किसी भी उसमें एरिया में, वो उनके साथ आपको पूरा उनको वो सब चीजों को से आपको पूरा अपडेट करा जाता है आपके लर्निंग और डेवलपमेंट के कोर्सेज के द्वारा। सो इट इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट करियर। सो ये सब बातें हम आज आपके साथ शेयर करें मेरे पार्ट 2 में, करियर एज अ पायलट इन इंडिया। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी प्रकार के और करियर्स को लेके करियर काउंसल्स इंडिया आपके पास आता रहेगा और आपको बहुत सारे करियर गाइडेंस देता रहेगा। हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें थ्रू व्हाट्सएप तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमें मेल लिखना चाहें तो careercounselsindia@gmail.com पे हमको मेल लिख सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल करियर काउंसल्स इंडिया को अगर आप फॉलो सब्सक्राइब करेंगे और अपने और भी बहन भाइयों को बताएंगे जो कि करियर चूज करने की राह में है, कि प्रोसेस में है, तो उनको भी हमारे इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी, बिकॉज हम बहुत सारे करियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहते हैं। तो जब तक कि अब मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के लिए के साथ आपके पास फिर से आने वाली हूँ, और आई एम श्योर कि मैं कुछ अच्छी सी चीजें फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए। अभी कमर्शियल पायलट और पायलट के लिए बहुत सारी क्वेरीज थी, तो आई होप कि मैं मतलब मैं ठीक से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाई। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम सेइंग गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।